हम अब दुमेल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कमरी, और जो ताऊ बट की तरफ से जब आप शाउंटर पास की तरफ से आते हैं तो वो एरिया ये लगता है। हम जा रहे हैं दुमेल की तरफ जहाँ पर हमारी रिज़र्वेशन है, कैंपिंग साइट है रेनबो लेक के पास, और हम वहाँ जाकर स्टे करेंगे और रेनबो और क्रिस्टल लेक जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। मेरे दोनों साथियों ने दोनों लेक्स नहीं देखी हुई, इनको वो दिखाएंगे, और रास्ते का जो मज़ा है, जो ताऊ बट के रास्ते के साथ इस रास्ते की मिनी मर्ग से दुमेल तक की रिजेम्बलेंस है वो भी आपको दिखाएंगे। इतना आहिस्ता सुभान अल्लाह कहेंगे तो वीडियो में कैसे आएगी? सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये नाजरीन मिनी मर्ग के नज़ारे हैं। फ़िलहाल रोड कमज़ोर हो, टूटी हुई हो तो अक्सर गोप्रो जो है उसका फोकस रोड की तरफ हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत मिनी मर्ग को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको दिखाएं। घरों की साख्त देखें आप, टिपिकल कश्मीरी कल्चर। ये छोटे छोटे मोहल्ले मिनी मर्ग के, और इस ग्रीनरी के साथ क्या कम्बिनेशन पैदा करते हैं कि इंसान देखता है और उसकी आँख में जो कुदरती हुस्न के लिए तमन्ना है वो ख़त्म ही नहीं होती। की तरफ हम आ चुके हैं। मिनी मर्ग से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और मिनी मर्ग से आगे दुमेल की तरफ का जो मशहूर जंगल है वो स्टार्ट हो चुका है। इस जंगल में आपको ऊशो फॉरेस्ट की और नलतर वैली की जो लेक्स हैं वहाँ जाते हुए जो फॉरेस्ट आता है उसकी वाइब्स आती हैं, लेकिन बहरहाल इस जंगल का एक अपना ऑरा है जो ऑरा यहाँ आए बगैर आप महसूस नहीं कर सकते। मिनी मर्ग से निकलने के बाद इस किस्म के बेशुमार महल्ले आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सबको ही फिल्माएँ। ताऊ बट से जब आप केल से ताऊ बट जाते हैं तब भी आपको इस किस्म के जो घर हैं वो नज़र आते हैं। शूर नाला, जिसकी वजह से यहाँ पर 150 और 4x4 जो है वो SOP में शामिल की गई है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पैर बचाना बड़े मुश्किल होते हैं। ये हैं वो मुसीबतें जो बाइकर्स झेलते हैं इन कुदरती नज़ारों को आप तक पहुंचाने के लिए, अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए। पूरा दिन हम जूतों का ख्याल रखते हैं और ऐसी एक वाटर क्रॉसिंग हमारा बेड़ा गर्क कर देती है, और अक्सर शू कवर होने के बावजूद सुस्ती का भी इसमें अमल दखल होता है कि हम जो हैं वो नहीं पहनते। बहरहाल जब भी इस किस्म की मुसीबतों से आपका पाला पड़े, अपने इर्द गिर्द ऐसे हसीन मनाज़र को देखें तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। ये नाज़रीन जंगल का दूसरा पैच आ गया, और इसके बाद ग़ालिबन थोड़ी सी आबादी भी लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, अगर मैं ठीक याद रख रहा हूँ। लेकिन ये जो जंगल का पैच है ये पिछले जंगल के पैच से ज़्यादा हसीन और ज़्यादा वुसअत रखता है। नाज़रीन ये आबादी का एक और टुकड़ा इस जंगल के बीचों बीच मौजूद है, और यहाँ पर भी आपको कुदरती जो मज़ाहिर हैं खुदा के, जैसे लकड़ी इसके बने हुए घर मिलेंगे, और एक दफ़ा फिर आप महसूस करेंगे कि जो टिपिकल वादी कश्मीर की सनत है घर बनाने की, जो वहाँ का कल्चर है, जिस तरीके से लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा मामला नज़र आता है। इन दुमेल से थोड़ा सा पहले खान होटल टेंट विलेज है, ये उसका जो साइट है वो आ चुकी है, और दुमेल अब बहुत करीब है। मेरे ख़्याल से 7-8 मिनट का सफ़र मज़ीद रह गया, और ये शायद जंगल का आखिरी पैच है जिसमें मैं आपसे बात करते हुए दाखिल हुआ।
आप तो कोटा नहीं होते? जी कोटा नहीं होते आप? सर, आज आप इधर आए हैं? तो मेल पे दोमेल में नहीं, कारगिल आए हुए हैं। पहाड़ी पीछा कारगिल शहर है। बस इसी तरह से हम कोटा हाँ, जाएंगे बस। इंशाल्लाह जी, अल्लाह वो वक्त हैं लाए। दोमेल के पास जो टेंट विलेज नामी होटल है, और 3 पर्सन का जो टेंट हमने बुक कराया था वो ये टेंट है। आपको दिखाते हैं कि किस किस्म का ये टेंट है, और जो फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ दी हैं उसमें बिजली अभी ये मगरिब के टाइम ऑन करेंगे, रात 12 बजे तक बिजली है। ये जो नासिर साहब नज़र आ रहे हैं ये विलेज टेंट वालों ने नहीं दी, हम अपने साथ लाए थे। और उसके बाद ये टेंट है जिसमें इस तरह कुछ बिस्तरे वगैरह मौजूद हैं, और ठीक है, लेकिन जितने चार्जेस ये लेते हैं उस हिसाब से काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव भी आप उसे कह सकते हैं। और मुख्तलिफ टाइप के टेंट्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं। छोटे टेंट्स भी होते हैं जो 2-3 लोग आते हैं उनके लिए, लेकिन ज़्यादा जो उनके पास टेंट्स हैं वो बड़े हैं, 6 से 8 लोगों के लिए। और ये देखें इस किस्म के जो टेंट है वो हैं। कुछ शेल्टर्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। 3 लोगों का जो शेल्टर है वो तकरीबन 9,500 रुपये का है। इवन ये जो हमने टेंट लिया है ये 4,500 रुपये का है, और जिस क्वालिटी का ये टेंट है 4 से 5,000 रुपये का ये टेंट इटसेल्फ आ जाता है। तो ये कुछ माहौल है जी, यहाँ पर जंगल के बीचों बीच टेंट विलेज लगा हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली इस जगह को दोमेल इसलिए कहते हैं कि 2 नाले आते हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। नाज़रीन, मगरिब के वक्त के कुछ मनाज़र हैं टेंट विलेज दोमेल के, और आज हमने दोपहर को कुछ नहीं खाया, लिहाजा हमने यही फ़ैसला किया कि अभी कुछ खाते हैं और लेटने वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं, और ये कुछ हमारी अकोमोडेशन थी मिनी मर्ग दोमेल टेंट विलेज में, और अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कल रात का कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। नाज़रीन, कल शाम को जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये बताया गया कि 5 बजे के बाद जो रेनबो लेक है उसकी एंट्री बंद हो जाती है, जबकि पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं थी। खैर 5:30 के आसपास या 6 के आसपास हम पहुँचे थे। टेंट विलेज में हम आए, हमने अपना टेंट यहाँ पे एक्वायर किया जो हम बुक करा के आए थे। उसके बाद यहाँ पे SOPs हैं कि आप खाने पीने का, कुकिंग का, बर्तन वगैरह कोई चीज़ अपनी नहीं ला सकते। तो जब यहाँ पर आकर हमने ऑर्डर किया खाने का तो हमें ये बताया गया कि खाना रात को 8:30 बजे से पहले नहीं मिल सकता, और खाने के जो रेट्स थे वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थे। और खाना तो खैर 8:30 पौने 9 हमें मिला, लेकिन ये था कि एक थोड़ा सा सख्त एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि दोपहर को हम खा के नहीं आए थे और रास्ता काफ़ी टफ़ है जिस पे काफ़ी एनर्जी लगती है। फिर रेनबो लेक जो 5 बजे बंद कर दी गई, उसकी वजह से आप समझें कि अब सुबह का हमारा जो फ़र्स्ट हाफ़ है वो ज़ाया होगा। तो इन सब चीज़ों की कोई मंतक समझ में नहीं आई। अगर खाने का मामला इजाज़त आप लोगों को नहीं देते और इस खौफ के ज़रिए कि लोग कहीं भी कैंपिंग करेंगे, गंद करेंगे, तो कम से कम आपका जो किचन है वो 24 आवर्स चलना चाहिए। फिर जो लाइट आवर्स हैं उनमें रेनबो लेक को बंद करने का मकसद समझ में नहीं आया। जो लोग 5 बजे 5:30 पहुंच रहे हैं वो अगर रात को शाम का सनसेट के हवाले से ही रेनबो लेक को कवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो अगर नहीं देखेंगे तो वो हमारी तरह सुबह जो है फ़र्स्ट हाफ़ उनका ज़ाया होगा। और ये इतना लंबा सफ़र है और इतना सख्त रोड है कि यहाँ से अगर आप 11-12 बजे निकलते हैं तो 3-4 बजे के करीब आप चिल्लम पहुँचते हैं, और फिर ना आप देवसाई की तरफ कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं और अस्तौर की तरफ भी आप जाते हैं तो कोई कंफर्टेबल सफ़र आपका शाम के टाइम पे नहीं होता। तो ये कुछ एक्सपीरियंस हमारा कल रात को हुआ जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ।
लिहाजा आप लोग जो भी यहाँ पे आएँ इन चीज़ों को जहन में रखें। जो है वो निकल रहा है, रोशनी अच्छी है, टेम्परेचर भी इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गया। रात के वक्त यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था, जैकेट्स वगैरह के बगैर बैठा नहीं जा रहा था, और इवन टेंट में भी जब मैं कंबल से बाहर बाजू निकाल रहा था तो कोई बहुत कंफर्टेबल फीलिंग नहीं थी। अलबत्ता बिस्तरों के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हम रहे। जो अच्छी चीज़ यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि यहाँ जितने भी टेंट्स हैं, शेल्टर हैं, इनके जो बिस्तरे चाहे वगैरह हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वॉशरूम वगैरह की फ़ैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, आज भी वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे इग्नोर हो रही हैं। जैसे किसी वॉशरूम में मुस्लिम शावर मुझे नज़र नहीं आया, किसी भी वॉशरूम में मुझे जो है वो लोटा जो है वो नज़र नहीं आया। एक बाल्टी और एक मग पड़ा होता है, और आप सब समझते हैं कि मग से हर काम करना पॉसिबल नहीं होता या आसान नहीं होता। तो इसके अलावा लास्ट टाइम हम आए थे तो मैनुअली इन्होंने कुछ इस किस्म के टैंक्स बना रखे थे, जैसे ये एक टैंक है जो आपको नज़र आ रहा है, और कुछ ड्रम्स मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे रखे हुए थे। तो उन ड्रम, जैसे ये दरख्तों के बीच में ये एक ड्रम आपको नज़र आ रहा है, तो ये ड्रम रखे होते थे, इस तरह के टैंक्स रखे होते थे जिनके नीचे ये आग जलाते थे और वहाँ से आपको गर्म पानी मिलता था। यहाँ पर टेम्परेचर रात को काफ़ी डाउन था, और अभी सुबह भी पानी की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हमने देखा है कि रात को यहाँ पर छोटे 2-2 महीने के बच्चे भी लोग लेके आए हैं। आपकी ज़िम्मेदारी पे लोग यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर लोगों को इंश्योर करते हैं कि हम आपको घर जैसा माहौल देंगे, इसलिए लोग आते हैं। तो आज सुबह मुझे वो गर्म पानी वाला माहौल भी यहाँ नहीं मिला, जबकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इवन मैं ऑफ सीज़न में था, सितंबर एंड पे आया था। मेरे आने के 5 या 6 दिन बाद टेंट विलेज बंद हो गया था, उसके बावजूद यहाँ पर तमाम सर्विसेज बहुत अच्छी थी। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे एज़ पर स्टैंडर्ड्स जो हैं महसूस नहीं हो रही। हालांकि इनके मुकाबले में उस वक़्त कोई भी नहीं था, और आज जो है यहाँ में 10 से 15 और टेंट विलेजेस मैंने देखे हैं जो कि अब ओपन हो गए। तो बजाय कंपटीशन में चीज़ें बेहतर होने के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस दफ़ा। जो टेंट विलेज दोमेल का है सबसे पुराना वाला, और हम तो अपने पुराने एक्सपीरियंस पे यहाँ आए थे, वरना और भी बहुत सारे मशवरे हमें मिले थे कि जी नए टेंट विलेजेस खुले हैं और वो बहुत अच्छे हैं, और कॉस्ट वाइज भी और खाने के वाले से बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम जो कि यहाँ एक्सपीरियंस कर चुके थे इसलिए हम यहाँ पर आए। तो बहरहाल रोना पीटना अपनी जगह, ये माहौल देखें आप जो कि इस वक्त सूरज की रोशनी के बाद। टेंट विलेज दुमेल को इस वक्त हम छोड़ रहे हैं 9 बजने में, शायद चंद मिनट बाकी हैं या चंद मिनट ऊपर हो गए, और रेनबो लेक जो है वो खुल चुकी है। हम यहाँ से जा रहे हैं अब रेनबो लेक की तरफ। टेंट विलेज से आप जब वापस मिनीमार्ग की तरफ निकलते हैं तो तकरीबन कोई 200-250 मीटर के बाद एक टी बनी आती है, उसके लेफ़्ट साइड पे एक ब्रिज है जहाँ पे एक नाका सा बना हुआ है। राइट साइड पे आप वो रास्ता है जहाँ से आप आए होते हैं मिनीमार्ग से, जबकि लेफ़्ट पे आप जाते हैं तो आप रेनबो और क्रिस्टल लेक की तरफ रास्ता जाता है। वहाँ पहुँचते हैं, एंट्री करवाते हैं, इसको क्रॉस करके आप आते हैं और ये रास्ता है रेनबो लेक का। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये एक पार्किंग में जाके अख्ताम पजीर होता है, जहाँ से फिर 1-आध मिनट का पैदल रास्ता है। नाज़रीन पार्किंग है रेनबो लेक की, और कुछ इस किस्म का नज़ारा जो है वो अगर सूरज अच्छा है आबोताब से निकला हो तो नज़र आता है। यहाँ पे फूल देखें आप, आज सीज़न में कैसे खूबसूरत खिले हुए हैं, ये देखें, क्या बात है जी, क्या। नाज़रीन ये हमने एंट्री ली है और बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा फ़र्क फ़ील हो रही हैं। यहाँ पे इस दफ़ा एंट्री फ़ीस भी है 200 रुपया। ये कुछ लिविंग बंकर्स हैं जिन पे हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के जो तस्वीर हैं वो अवेज़ा हैं, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। और ये है जी लिविंग बंकर, जो यहाँ पे ये वॉशरूम है जी इसका, और ये
इस किस्म के बंकर्स पहले आर्मी के लोग बनाते थे और रहते थे। ये देखिए, ये एक फ़ौजी की डमी है जो ये समझाने के लिए बनाई गई है कि कैसे इसके अंदर रहते हैं। जंग की रानी। बस आप आगे आए तो कैप्टन कर्नल शेर खान साहब के हवाले से एक मोनूमेंट है, तफसील आप इस पर पढ़ सकते हैं। निशान हैदर पाकिस्तान कारगिल वॉर के हीरो, और जो पंजाब 30 जिसने ये दुमेल को कंस्ट्रक्ट किया, इसके हवाले से मोनूमेंट्स बने हुए हैं। कुछ तफसील जो है वो यहाँ पर लिखी है। और लालक जान शहीद जो कि कारगिल वार के दूसरे निशान हैदर थे, इनके बारे में भी यहाँ पर जो एजाज़ी कलामात हैं वो लिखे हुए हैं। और ये दोनों कारगिल जंग के वो सपूत थे कि जिन्होंने दुश्मन को क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जिस हालत में इन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवाए, पता नहीं ऐसे लोग दोबारा पैदा होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल ये कुछ एजाज़ी मोनूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और वो एंट्री पॉइंट है जहाँ पर फीस दी गई। इसके बाद ये चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर। और ये जी रेनबो लेक शुरू हो गई है, और रेनबो लेक देखते ही मुझे मेरे कासिम की बहुत याद आ रही है, क्योंकि 2 साल पहले वोर में अकेले यहाँ पे आए थे। ये जी मंजर है कुछ रेनबो लेक। ये लेक है जी, हम करीब भी जाके इसको देखेंगे, लेकिन आप मंजर देखें क्या बात है। ये देखें जानवर तैर चरते हुए, क्या बात है, क्या बात है। और ये फूल देखिए, ये फूल देखिए, क्या बात है, क्या। नाज़रीन, ये रेनबो लेक की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है कि 12 NLI रेजिमेंट ने 1998 में इसको बनाया था। आर्टिफिशियल लेक है ये, और इनिशियली इसको यल्दरम लेक कहा जाता था, लेकिन ओवर द ईयर्स सूरज और बारिश की कशमकश में जो यहाँ रेनबो का एक स्ट्रक्चर फील होता है इस पानी में, उसके बाद इसको जो है रेनबो लेक का नाम दिया गया। और ये देखिए जी आप, ये क्या खूबसूरत लेक है जी, और क्रिस्टल क्लियर पानी है इसका, ग्रीन सा शेड देता है। अंदर देखें पत्थर तक आपको नज़र आते हैं। हम इसको दूसरे एंगल से भी शूट करते हैं। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इसी के साथ एक और लेक है जिसको क्रिस्टल लेक कहते हैं, वो भी वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं, और उसकी क्या हिस्ट्री है वो भी आपको दिखाते हैं। तरफ जा रहे हैं ये हमारे, और यहाँ से कुछ इस किस्म का नज़ारा है रेनबो लेक का। इस किस्म की सेटिंग्स यहाँ पे आपको बेशुमार नज़र आएंगी। जैसे ये यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, सुस्ताते हैं और वीडियोग्राफी तस्वीरें वगैरह करते हैं। और ये एक बेसिकली कैंटीन भी यहाँ पे है जहाँ से आपको खाना पीना चाय वगैरह मिलती है। और ये रास्ता है जी जिससे गुजर के आप लेक की दूसरी तरफ आते हैं। नाज़रीन, झील की दूसरी तरफ से नज़ारा है। बोटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। कैंटीन यहाँ पे 2 मौजूद हैं, एक वो है, और ये बेसिकली माखज़ है इस झील का। ये छोटा सा नाला जो इसका बेसिकली सोर्स ऑफ वाटर है, और ये वो जगह है जो कि बंद की थी, और बंद करने के बाद ये आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हुई। ये वो फूल हैं जो मैंने मिस किए थे लास्ट टाइम जब मैं आया था, और ये वो ग्रीनरी है जो कि उस वक़्त गोल्डन शेड इख्तियार कर गई थी जब मैं आया। हम इस पे आ रहे हैं, और ये आगे जाता है रेनबो लेक का, यहाँ पे अख्ताम होता है, और यही रास्ता आगे क्रिस्टल लेक की तरफ जाता है। क्रिस्टल लेक, ये जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं वाइट से, इनके बिल्कुल आप नीचे उतरते हैं तो आ जाता है। रेनबो लेक से बमुश्किल 2 से 3 मिनट जो है वो आपको पैदल चलना पड़ता है, तो आप क्रिस्टल लेक पे भी हो जाते हैं। ये नाज़रीन क्रिस्टल लेक भी आ गई है, और अब हम इसके करीब जा रहे हैं, करीब से आपको दिखाते हैं। और जो इसकी
वजह तस्मिया है क्रिस्टल, वो उसका शफाफ पानी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और बेसिकली ये इस जगह से 7 चश्मे निकलते हैं जो कि एक मुनासिब सी तालाब से थोड़ी बड़ी और झील से काफ़ी छोटी किस्म की झील पैदा करती है। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो इसके साइज़ में नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द फैले फूलों और इसके साफ़ शफाफ पानी। नाज़रीन, व्यूज़ हैं क्रिस्टल लेक के, फूलों को आप देखें। और ये इसका आउटर एंड है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। और ये माशाल्लाह पानी देखें कितना साफ़ पानी। और ये बेसिकली आपको मैं चश्मे दिखाता हूँ। ये 1 और फिर 2 3 4 5 ये 7वां है और इधर कहीं छठा है ये वाला। ये 7 चश्मे जो एक ही इस छोटी सी पहाड़ी से निकलते हैं और ये जो लेक है ये फॉर्म करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमने बुलज़िल टॉप जो है 13,808 फीट जो है क्रॉस कर लिया है और अब हमारा रुख जो है वो चिल्लम चौकी की तरफ है। प्लान हमारा देवसाई का है आज रात वहाँ कैंप करने का। और देवसाई का जो वीलॉग होगा वो शायद हमारी इस एक्सप्लोरेशन सीरीज़ का आखिरी वीलॉग हो। हमारा वहाँ से प्लान स्कर्दू उतरने का है और फिर वहाँ से वापसी का सफ़र हमारा जारी होगा। नाज़रीन, मीरनीमर्ग एक नहायत ख़ूबसूरत और फ़िलहाल भी मैं समझता हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड जगह है, क्योंकि ये आपको इदारों के ज़ेर साया आपको यहाँ पे टूरिज़म करना पड़ता है। कारगिल सेक्टर है, एक सेंसिटिव सेक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ ख़ास SOPs के तहत ही और कुछ मखसूस जगहों पर ही आप जा सकते हैं। सबसे पहले 150 बाइक या 4x4 व्हीकल आपको चाहिए होती है यहाँ से चिल्लम से आगे आने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी नहीं रखते तो आपको यहाँ पे जीप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। चिल्लम से जो किराया हमें बताया गया वो तकरीबन 29,000 के आसपास बताया गया। वल्लाह आलम अब उस स्कर्दू से मीरनीमर्ग का रिटर्न कराया था या क्या था, लेकिन हमने जिससे भी बात की तो उसने 29,000 30,000 इस तरह के किराए हमें बताए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो यकीनन आप सारा दिन सारा वक्त होटलिंग के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि ख़ास तौर पे जो बाइकर्स हैं वो तो ज़्यादातर कैंपिंग या सेल्फ़ कुकिंग के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं और इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आप अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको मैनेज करते हैं। लेकिन मीरनीमर्ग एक इस हवाले से एक्सपेंसिव है क्योंकि आप कुकिंग कैंपिंग किसी किस्म के कोई लवाजमात वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। पहले से आपको बुकिंग अवेलेबल करानी पड़ती है और अगर आपको अकोमोडेशन कंफर्म हो तो तभी आपका पास बनता है, वरना सुबह 10 बजे के बाद आपकी जो लोकल डे का ट्रैवलिंग है उसकी इजाज़त भी ख़त्म हो जाती है। 10 से 11 के दरमियान अगर आप चिल्लम पहुंचते हैं तो आपको मीरनीमर्ग जाने की और शाम 5 बजे तक वापस आने की इजाज़त मिलती है। लेकिन मीरनीमर्ग जितना खूबसूरत है और जिस किस्म का यहाँ मौसम है, जिस किस्म के यहाँ व्यूज़ हैं, आप अगर 1 डे वाला काम करेंगे तो यकीनन स्कूटरी ही प्रोग्राम रहेगा। और मेरा मशवरा तो यही है कि जो यहाँ का रुख करे, इतना ज़्यादा आप टफ़ सफ़र करके आते हैं और फिर अगर आप यहाँ एक नाइट स्टे नहीं करते तो ये कुछ ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल हमारा ये टूर मीरनीमर्ग का बड़ा सक्सेसफुल रहा और अक्सर लोग जो तनकीद करते हैं 4x4 व्हीकल्स पे या 150 के अलाउ करने पर, तो हम 150 पर आए डबल सवारी और ये जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ इस जगह से ही एग्जैक्टली चढ़ते हुए जो बाइक था हमारा वो जवाब दे गया। और फिर कुछ 1-2 जगह पर जो मेरे कंपेनियन थे चौधरी नासिर साहब, उनको कोई 100-150 फुट पैदल चलना पड़ा, बाइक का फ़िल्टर निकालना पड़ा और फिर कुछ हिम्मत करके हम बुलज़िल टॉप तक पहुँचे।
आज भी वापसी पर हमें एक मोहसिन मिल गए जिनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने दोमेल से लेकर बुर्जुल टॉप तक हमारे नासिर भाई को लिफ्ट दी, जिसकी वजह से हम जो हैं वो बआसानी बुर्जुल टॉप तक की जो चढ़ाइयाँ हैं ये चढ़ सकें। इसलिए जो भी यहाँ पे आए वो इन SOPs को फॉलो करे, और फॉलो इस पे किसी किस्म की कोई कबात वाली बात नहीं है। फॉलो करके जो SOPs यहाँ बनाई गई हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, उन्होंने सारे सर्कमस्टांसेस को देख के बनाई हैं। उन पे बेजा तनकीद करना मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। और हमें तो ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस भी हो गया कि कम से कम जो गाड़ी के लिए SOPs बनी हैं, बाइक्स के लिए बनी हैं, वो यकीनन ठीक बनी है, क्योंकि जिस किस्म का ये ट्रैक है, जिस किस्म का यहाँ पे मौसम ख़राब होने के मामलात सामने आते हैं, जिस किस्म के जानवरों का यहाँ पर हैबिटेट मौजूद है, तो SOPs के बगैर ये टूरिज़म जो है ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं चिल्लम से देवसाई स्कर्दू के नए वीलॉग में। अगले वीलॉग में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एलिगेंट बाइकर्स को सब्सक्राइब कर लें। एक दफ़ा फिर कहूँगा, सबकी जान मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद।